तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है 20 अगस्त संडे। 20 अगस्त संडे। वैसे तो संडे को ज़्यादा न्यूज नहीं आती दोस्तों। संडे का इकोनॉमी टाइम्स होता है, बेसिकली उसमें एक्स्ट्रा चीज़ कोई आती है ज़्यादातर, तो लंबे लंबे एडिटोरियल आते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते। लेकिन आज के इकोनॉमी टाइम्स में दोस्तों 2-3 न्यूज बहुत काम की इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज तो है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप सबने इसका नाम सुना होगा। इसके अंदर क्या करते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं। जीरो बैलेंस, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं। तो दोस्तों पिछले लगभग 9 साल में, 9 ईयर में ये बेसिकली स्कीम चली थी। कब? 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। तो लगभग 9 ईयर के अंदर इसके अंतर्गत 50 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 50 करोड़ तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या नहीं है दोस्तों, और पूरे यूरोप की भी जनसंख्या 50 करोड़ नहीं है। उतने तो हमने एक स्कीम के अंतर्गत क्या किया, अकाउंट खोल दिया। दूसरी जो न्यूज है बेसिकली ओनियन पे से रिलेटेड है। ओनियन पे क्या किया गया, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। क्या किया गया, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसको पूरा हम डिटेल में अभी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर दोस्तों जो न्यूज है बेसिकली वो है, एक होती है काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, जिसके चेयरमैन है विवेक देबरॉय। ये विवेक देबरॉय जी ने कुछ ऐसा कहा, एक लेख लिखा था बेसिकली, उस पर पूरे इंडिया में विवाद हो गया। क्या लेख लिखा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदला जाना चाहिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, ऐसा कुछ इन्होंने राय रखी थी। हम उस पॉलिटिकल डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे, हम तो इसके बारे में जानेंगे EAC PM क्या होता है। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके हम हमारी न्यूज देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज, प्रधानमंत्री जनधन योजना। कल मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया दोस्तों, डिटेल में। कल शाम को मैंने इसका एक वीडियो डाला था, आप उसको देख ले। तो इसके बारे में फिर भी मैं अभी ब्रीफ में एक चीज बता देता हूं। बेसिकली ये 28 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या किया जाता है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। तो ये जो अब तक इसमें 50 करोड़ अकाउंट पार हो चुके हैं। कितने अकाउंट? 50 करोड़ अकाउंट अब तक इस स्कीम के तहत खोले जा चुके हैं भारतीय जनता के, जीरो बैलेंस अकाउंट। बाकी डिटेल में आपको ना कल का यस्टरडे का वीडियो आराम से डिटेल में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है, गवर्नमेंट इम्पोज 40% ड्यूटी ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट टू इंप्रूव लोकल सप्लाई। देखो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप सबको पता है कि जो हमारे डेली फूड में है ना, कई चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कई सारी वेजिटेबल हम डे टू डे में की लाइफ में कंज्यूम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है टोमेटो, टमाटर, दूसरी ऑनियन, एक पोटैटो, आलू। तो आलू के दाम में तो अभी कोई चेंज नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि टोमेटो की प्राइसेस तो 250 पर केजी तक पहुंच गई थी। अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रही है, लगभग अभी आज की डेट में 70 पर केजी चल रही है। तो अभी टमाटर की महंगाई से शांति नहीं मिली थी। उससे पहले क्या हुआ, ओनियन की प्राइसेस बढ़ रही है। अगर आप पिछले 1 वीक की न्यूज ट्रैक कर रहे होंगे तो जो ओनियन की प्राइसेस है ना वो इंक्रीज हो रही है। ये टोमेटो लगभग, ये ओनियन लगभग 20 से 25 रुपए पर केजी मिलता था मंडी में। अभी मैं खुद ही परसों के दिन लेके आया तो अभी 40 रुपए पर केजी मंडी में मिल रहा है। और इसके आने वाले टाइम में क्या करना है, और भविष्य में बढ़ने की संभावना है। फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। अब ओनियन ऐसी चीज है, टोमेटो ऐसी चीज है जो हर घर में काम आती है दोस्तों, हर सब्जी में डलती है। अभी शिमला मिर्च के भाव बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट इतना चिंतित नहीं होती, और आम व्यक्ति भी इतना चिंता नहीं होता। लेकिन ओनियन जैसी चीज ऐसी है कि इनके भाव बढ़ने से हर व्यक्ति चिंतित होता है। ठीक है बात। तो पहला सिनेरियो तो ये हो रहा है कि भाई भारत में प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, इसको बताओ? कंट्रोल करना चाहेगी। कंट्रोल कैसे करें, उसके कई तरीके होते हैं, उसको पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, दुनिया का कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं है। हर देश दूसरे देश से कुछ मंगाता है, कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है। सपोज कोई इंडिया है, ये अमेरिका है, अमेरिका से कुछ चीजें इंडिया मंगाता है, इसको कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है। कुछ चीजें इंडिया अमेरिका को बेचता है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो जो ये वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, चलता रहता है। अमेरिका से हम कार मंगाते हैं, इंडिया से हम उनको कई सारी चीजें बेचते हैं, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है ना, टैक्स लगता है, उसको कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी। आप लोगों ने कई को देखा होगा, SSC से जाते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं,
जो यूपीएससी का IRS का एग्जाम होता है उसमें भी एक्साइज के में जाते हैं, वो व्हाइट वर्दी पहने रहते हैं, एयरपोर्ट पे इनको देखा होगा ना, सफेद वर्दी पहन के खड़े रहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, कस्टम ड्यूटी को लगाना। कोई चीज इंपोर्ट करी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, कोई चीज एक्सपोर्ट करी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो किस पे लगता है, जो वस्तु के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। अब इसके दो प्रकार हो जाएंगे इसी आधार पे, टू टाइप। कैसे, इंपोर्ट पे लगे उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपोर्ट पे लगे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, एक्सपोर्ट पे लगे उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ठीक है बात, यहां तक कौन लगाता है, तो आप सबको पता है ये टैक्स लगाने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, मैंने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंडर दो संस्थाएं होती है, क्योंकि टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स के लिए CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक होती है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो बेसिकली कौन सा टैक्स है, कस्टम, तो कौन लगाएगा इसको, CBIC लगाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम लगाएगा। ठीक है बात, यहां तक इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज करो ये यूएस है, ये इंडिया है, यहां से कोई 100 रुपए की चीज आ रही थी, ठीक है। अब इस पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 है, लेकिन अगर सपोज करो सरकार ने इस पे क्या किया गया, इस 40% क्या करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो ये चीज यहां पे इंडिया में कितने में बिकेगी, 140 रुपए में बिकेगी। तो चीज महंगी होगी नहीं होगी, चीज महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी तो इंडियन लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो अपने आप उसका क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। हम इंपोर्ट बढ़ावा देना चाहते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इंपोर्ट घटाना चाहते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं। ऐसे दोस्तों इंडिया से सपोज करो यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, सपोज करो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, 100 रुपए के ओनियन, ठीक है, आराम से बिक रहा है, खा रहा है यूएसए में। लेकिन अगर इंडिया ने इस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो अब ये जो ओनियन था ये अमेरिका में कितने को पड़ेगा, 140 रुपए में पड़ेगा। तो यह महंगा होगा नहीं होगा, महंगा होगा तो यहाँ के लोग इस सामान को कम खरीदेंगे, दूसरे देश से मंगाने लग जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंडियन जो ओनियन की डिमांड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यही करती है। सपोज करिए इंडिया है, भारत है, यहां पे ये ओनियन की प्राइसेस बढ़ रही है, ओनियन प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन बढ़ तो रही है, साथ साथ हम क्या करते थे, हम प्याज यूएस को सप्लाई करते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया है ना पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन है पूरी दुनिया में। सेकंड सबसे ज्यादा जो प्याज है इंडिया में पैदा होता है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। और यह भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है प्याज इंडिया को। लगभग 70 कंट्री को इंडिया हमारा प्याज एक्सपोर्ट करते हैं। तो सपोज करो भारत में तो क्या हो रहा है, प्याज की कीमतें महंगी हो रही है, लेकिन हम विदेश में बेच रहे हैं। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि भाई प्याज की कीमतें कम हो तो इंडिया में सप्लाई बढ़े, यही तो बात है। डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्याज की कीमतें कम हो जाएगी। तो डोमेस्टिक सप्लाई कब बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट कम हो, सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट पर कंट्रोल हो। तो एक्सपोर्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर ड्यूटी लगा दी, कितनी, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो अब जो प्याज 100 रुपए का किलो का बिक रहा था यहाँ पे अमेरिका में, वो अब 140 रुपए किलो बिकेगा, महंगा हो जाएगा। तो वहां पर हमारी डिमांड कम हो जाएगी। इससे भी काम नहीं बनता, तो कई बार एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, ताकि फॉरेन में हमारा जो माल है वो कम बिके और देश में सप्लाई बढ़े। फिर भी मान लो सपोज करो महंगाई बढ़ रही है तो फिर बैन कर देते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था अभी, राइस बैन किया था इंडिया ने, राइस के दाम बढ़ गए थे तो इंडिया ने क्या किया, राइस का एक्सपोर्ट बैन ही कर दिया। एक बूंद चावल भी क्या होगा, फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो यही मामला था 40% इसका एक्सपोर्ट ड्यूटी का। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से हमारा जो प्याज है फॉरेन में महंगा हो जाएगा, तो वहां उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर वो जो लोकल है ना, वो जो जिसके पास ओनियन है वो इंडिया में बेचेगा, तो इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ये पूरी बात थी। आप देख सकते हैं न्यूज, सबसे पहले गवर्नमेंट इंपोज 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से क्या होगा, जो प्याज पहले 100 रुपए का जा रहा था ना, वो अब 140 का जाएगा। 140 को जाएगा तो कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा तो फॉरेन में क्या होगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरे देश में प्याज बेचते हैं तो वहां से वो दूसरे देश से प्याज लेने लग जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर डोमेस्टिक सप्लाई, फिर वो डिमांड कहाँ आ गई, वो सप्लाई कहाँ देश में होगी, तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर महंगाई जो प्राइसेस है वो कम हो जाएगी। तो भारत सरकार अभी यही काम कर रही है कि जो ओनियन की प्राइसेस बढ़ रही है ना, उसके लिए इसने क्या किया, 40%
एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इससे भी बात नहीं पड़ेगा तो देखना जल्दी न्यूज आ जाएगी। एक्सपोर्ट में बैन भी लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट में फुल्ली बैन 100% बैन लगा देंगे, कोई एक भी प्याज बाहर बिकने जा ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट इम्पोज 40% ड्यूटी ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट्स टू इम्प्रूव लोकल सप्लाई। देश में जो लोकल सप्लाई बढ़ावा देने के लिए क्या किया, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने, जिससे क्या होगा, जिससे फॉरेन में प्याज महंगे हो जाएंगे इंडिया के। ठीक है बात। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी दो प्रकार की होती है, मैंने बताया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो CBIC होता है वो लगाता है। दो प्रकार की हो सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी जो इंपोर्ट पर लगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो एक्सपोर्ट पर लगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो इंडियन प्रोडक्ट की प्राइस है ना महंगा हो जाएगा एक्सपोर्ट, तो वहां पे क्या होगा, इससे क्या होगा, डोमेस्टिक सप्लाई देश में बढ़ जाएगी। इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ओनियन है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा पैदा जो ओनियन प्रोड्यूस करने वाले देशों में सबसे नंबर 1 पर चाइना है, दूसरा पे इंडिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड न्यूज की तरफ। जो विवेक देबरॉय है ना, ये नाम याद रखना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विवेक देबरॉय ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक मामलों में सुझाव देने के लिए एक संस्था बना रखी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, EACPM। देखो क्या होता है ना, हर देश के जब भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसको आर्थिक मामलों की इतनी समझ नहीं होती, तो उसको सलाह देने के लिए वो एक संस्था बना देता है जिसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बिठा देते हैं। ऐसी संस्था 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनाई थी। उसके पहले है ना मनमोहन सिंह जी ने बना रखी थी, जिसके चेयरमैन थे C रंगराजन। लेकिन फिर 2014 में जब वो PM से हट गया तब उन्होंने क्या किया, इस संस्था ने इस्तीफा दे दिया। ये संस्था प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करती है, जब तक प्रधानमंत्री रहता है तब तक संस्था काम करती है, प्रधानमंत्री हटते हैं ये संस्था हट जाती है। नई सरकार अपने हिसाब से नए व्यक्तियों के साथ में नई संस्था बना सकती है। तो ये विवेक देबरॉय बेसिकली 2017 में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM EACPM के चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष दोस्तों मतलब इंडिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं जो PM को सलाह देते हैं। इतना बड़ा इनका काम है, सबसे मुख्य काम है दोस्तों। इन्होंने एक उल्टी सलाह दी, सलाह तो नहीं दी PM को, बेसिकली एक अखबार में लेख लिखा। क्या लिखा कि जो इंडिया का संविधान है ना उसको बदला जाना चाहिए। वो देबरॉय PM से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चीफ वो कॉल्ड फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के नया संविधान बनाना चाहिए। तो कई लोगों ने इसकी आलोचना करी, वो पॉलिटिकल मैटर है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम तो इसके बारे में जानेंगे। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM EACPM बेसिकली हर प्रधानमंत्री अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपने अपने जो उनके क्लोज होते हैं इकोनॉमिस्ट उसको मिला के इसको गठित करता है। लेटेस्ट में जो गठित की गई थी वो 2017 में की गई थी, जिसके चेयरमैन कौन है, विवेक देबरॉय है। दोस्तों इस संस्था इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस संस्था का जो चेयरमैन होता है ना उसको कैबिनेट की रैंक मिलती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और ये विवेक देबरॉय केवल EACPM के चेयरमैन नहीं है, साथ में ये नीति आयोग के मेंबर भी हैं। नीति आयोग के क्या है, मेंबर भी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EACPM, इसका जो लेटेस्ट में गठन हुआ था 2017 में हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है दोस्तों। इसका कोई संविधान में नहीं है, न कोई कानूनी इसका जिक्र है। ये तो गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे इसको बढ़ा सकता है, जब चाहे इसको हटा सकता है। इट इज द इंडिपेंडेंट बॉडी टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक रिलेटेड इशू टू द GOI। भारत सरकार को ये जो आर्थिक मामलों में ये संस्था सलाह देती है। इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर विवेक देबरॉय है। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, साथ में ये नीति आयोग के मेंबर भी हैं, नीति आयोग के मेंबर भी हैं। अन्य जिसके मेंबर हैं, ये फेमस नाम है, इनका नाम आपने सुना होगा, संजीव सान्याल। कई बार टीवी पर ये गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं, संजीव सान्याल जी, राकेश मोहन जी, सजीत चिनोई, नीलेश शाह, ये सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अपने फील्ड में। डॉक्टर पूनम गुप्ता तो आप जानते होंगे, NCAER नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली में इकोनॉमी का थिंक टैंक है, उसके ये चेयरमैन भी हैं आज की डेट में, पूनम गुप्ता जी। नीलकांत मिश्रा, ऐसे लोग इसके मेंबर भी हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज थी यही समाप्त होती है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।